हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम मैं वापस बोल रहा हूं। आज का जो अपना चैप्टर है वो होने वाला है वही गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चैप्टर नंबर है 4th और चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। अगर फास्टली कहीं वीडियो आगे निकल जाता है तो आप पॉज करके आराम से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एनसीईआरटी न्यू पैटर्न बेस्ड आपका ये चैप्टर होने वाला है। एक एक टॉपिक स्पेशली बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। एक एक लाइन आपको नोट करनी है। जो ही बोला जाए कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट लगा के, स्टार पॉइंट लगा के आप अपने हिसाब से अच्छे से नोट्स आपको बनाना है विथ डायग्राम। एक भी लाइन, एक भी कोई चीज है वो बीच में नहीं छोड़ी हुई है। कंप्लीट आपके बोर्ड पैटर्न के बेस्ट पर यह चैप्टर होने वाला है। तो शुरू करते हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि हमने जब 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी तो एक चीज हमने नोट की थी कि अपने आसपास प्रकृति में जो आवेश होता है वो स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में पाया जाता है। जहां पर यदि आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो वहां पर दो कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो और एक जब आवेश त्वरित गति कर रहा हो। तो जब आवेश नियत वेग से गतिशील होता है तो वहां पे हमने देखा था कि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है या चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक मूविंग चार्ज, गतिमान जो आवेश है, वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। देखो जरा सोच के देखिए, मैं आपसे कहूं कि चुंबकीय प्रभाव या चुंबक का गुण है आपको कैसे देखने को मिल सकता है, तो आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि सर अगर हमारे पास चुंबक है तो चुंबक के कारण चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन केवल यही आवश्यक नहीं है कि ओनली चुंबक के कारण ही चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने का चुंबक के पास तो गुण है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हो, या मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो। तो आप ये कहोगे कि सर चुंबक के अलावा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है क्या? हां, बिल्कुल हो सकता है। और वो किस कारण से हो सकता है? गतिमान आवेश के कारण। और गतिमान आवेश जिसको हमने, अगर आपने पढ़ा है कि जहां आवेश गति करता है या आवेश का प्रवाह होता है तो वहां पर उत्पन्न होती है विद्युत धारा। तो आप यह कह सकते हो कि गतिमान आवेश अर्थात विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। अब विद्युत धारा के कारण किस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, किस प्रकार से वो व्यवहार दर्शाते हैं, कैसे चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनके कारण जो विद्युत धारा प्रवाह होता है तो उसके कारण से उस चालक पर बल कौन कौन से लगते हैं, कैसे लगते हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो शुरू करते हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। देखो सबसे पहले कि विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ओरस्टेड। देखो ओरस्टेड से पहले भी इस प्रयोग को दर्शाया गया था, लेकिन उसको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी उनको माना नहीं गया था। एक्चुअल में प्रैक्टिकली इस
प्रयोग को कि विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है उसको ओरस्टेड ने समझाया था, लेकिन इसके पहले भी इसकी संभावना व्यक्त की गई थी, दो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट थे ओरस्टेड। तो देखो ओरस्टेड ने क्या किया, एक चालक तार लिया, उस चालक तार में धारा प्रवाहित की उन्होंने, और धारा प्रवाहित करके उसके पास में रखी उन्होंने एक चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल। अब आप कहोगे सर चुंबकीय सुई क्या होती है? चुंबकीय सुई एक ऐसा उपकरण होता है जिसको अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाओगे ना तो उसमें विक्षेप आता है। क्या आता है? विक्षेप। चुंबकीय सुई, उसके दो ध्रुव होते हैं, जिस तरीके से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं वैसे ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और जैसे आप इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हो तो इसमें क्या आता है? विक्षेप। सेम जैसे आप कहोगे सर गैल्वेनोमीटर, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है धारामापी, धारामापी क्या होता है भाई? जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले किसी तार में उसको कनेक्ट करते हो तो धारामापी में क्या आता है? विक्षेप आता है या नहीं आता? वैसे ही चुंबकीय सुई होती है, उसको जैसे आप किसी चुंबकीय प्रभाव वाले क्षेत्र में लेकर जाओगे ना तो उसमें क्या आएगा? विक्षेप आएगा। तो देखो सन 1820 में वैज्ञानिक ओरस्टेड ने प्रयोग किया तथा यह बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इन्होंने यह कहा कि जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी कारण चुंबकीय सुई होती है वो विक्षेपित होती है। अब देखो इसको प्रयोग के आधार पर समझते हैं कि किस प्रकार से ओरस्टेड ने यह प्रयोग किया था। ओरस्टेड के इस प्रयोग को समझने से पहले आपको एक नियम समझना है ताकि आपको ओरस्टेड के प्रयोग में डायरेक्शन कौन सी होगी यह समझ में आएगा। वो नियम है एम्पियर का तैरने का नियम, या इसको आप कह सकते हो स्नो का नियम। देखो एम्पियर का तैरने के नियम से यह नियम ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एक्चुअल में अगर आप स्नो के फॉर्म में इसको देखते हो तो यह नियम आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो एम्पियर का तैरने का नियम या स्नो का नियम क्या है, मैं इसको सबसे पहले आपको समझाता हूं स्नो के नियम से, फिर इसको आप एम्पियर के तैरने के हिसाब से लागू कर सकते हो। देखो एस स्नो, SNOW, एस यानी है साउथ, एन से है नॉर्थ, ओ से है ओवर और W से है वेस्ट। देखो स्नो क्या कहता है कि जब किसी धारावाही चालक तार में जो धारा है वो साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, और चुंबकीय सुई को मैग्नेटिक नीडल है उसको यदि आप धारावाही चालक तार के ऊपर रखते हो, मान लो मैं यहां पे दर्शा रहा हूं, लेकिन ये इस नियम के अनुसार कहां रखी हुई है? इस धारावाही चालक तार के ऊपर रखी हुई है। देखो जो मैग्नेटिक नीडल होती है, चुंबकीय सुई होती है, वो हमेशा एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, एस पोल और नॉर्थ पोल। जैसे देखो ये धारावाही चालक तार है, ये इसमें अगर आप धारा प्रवाहित कर रहे हो वो साउथ से किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है, और आपने मैग्नेटिक नीडल इसके ऊपर रख रखी है। तो जब साउथ से नॉर्थ की ओर धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय सुई को आप धारावाही चालक तार के ऊपर रखते हो तो मैग्नेटिक नीडल जो चुंबकीय सुई होती है इसका जो नॉर्थ पोल है ना वो किस तरफ विक्षेपित हो जाता है? वेस्ट डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाता है। देखो साउथ नॉर्थ है तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, और नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये आपकी वेस्ट पश्चिम होगी या नहीं होगी, और ये क्या होगी? ईस्ट पूर्व होगी। देखो वापस देखते हैं स्नो का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है तथा चुंबकीय सुई को धारावाही चालक तार के ऊपर रखा जाए तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित होता है।
इसी नियम को क्या बोलते हैं? स्नो का नियम। यानी इसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ विक्षेपित हो जाएगा? पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा। अब देखो एक चीज समझने वाली वो है कि धारा प्रवाहित हुई और इसमें विक्षेप आया, इसका मतलब क्या हुआ कि तार के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, तभी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा। और इसी को कौन समझाता है? ओरस्टेड समझाता है। इसी स्नो नियम को एम्पियर का तैरने का नियम भी कहते हैं। एम्पियर का तैरने का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा एक पानी में तैरते हुए तैराक की दिशा में, जिस तरफ तैराक का मुंह है उस तरफ यदि धारा प्रवाह की दिशा है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आता है वो तैराक के बाएं हाथ की ओर आता है। देखो ऐसे ही समझ लो कि जैसे मान लो यहां पानी है और मैं तैराक हूं, मैं ऐसे तैर रहा हूं, तो मेरा मुंह किस डायरेक्शन में है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है या नहीं है? अगर स्नो और दोनों को मिला के देखो तो मैं जैसे ऐसे तैर रहा हूं तो मेरा मुंह किस तरफ जाएगा? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरा मुंह मान लो इस तरफ जा रहा है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा किस तरफ होगी? मेरे बाएं हाथ की तरफ। तो मेरा बायां हाथ कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। तो एम्पियर का तैरने के नियम से ज्यादा यह समझ में किससे आता है? स्नो से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। यह नियम, इस नियम की आपको जरूरत पड़ेगी ओरस्टेड के प्रयोग में। देखो ओरस्टेड ने प्रयोग किस प्रकार से किया। ओरस्टेड ने क्या किया? एक धारावाही चालक तार लिया और उसको उसने जोड़ा एक बैटरी से, एक कुंजी से और एक धारा नियंत्रक से। यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, धारा नियंत्रक होता है। और यहां पर रखी उसने एक मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या बताएगी भाई? चुंबकीय सुई यदि आसपास कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये क्या दे देगी? आपको विक्षेप दे देगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर आसपास में चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। देखो ओरस्टेड द्वारा किए गए प्रयोग में सबसे पहले क्या किया? ओरस्टेड ने लिया एक धारावाही चालक तार, जैसे मान लो ए बी है, ये आपका चालक तार है। क्या है ये? चालक तार। और ओरस्टेड ने इस चालक तार को संयोजित किया एक बैटरी से और एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से, और उसके पास में उसने रखी एक चुंबकीय सुई। ये क्या है? चुंबकीय सुई। और क्या काम में आती है? यदि आसपास में कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें क्या आ जाएगा? विक्षेप आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ओरस्टेड ने क्या किया? सबसे जो पहला पॉइंट है, जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखो ओरस्टेड ने सबसे पहला परीक्षण किया कि जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओरस्टेड द्वारा किए गए प्रयोग में पहला पॉइंट आपको यह लिखना है कि जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, यह सेटअप बनाओ। अब देखो धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, परिपथ के अनुसार कैसे समझोगे? देखो ये मैंने कुंजी बनाई है, कुंजी में अभी तक डॉट नहीं लगा है। डॉट नहीं लगा है इसका मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें कोई भी धारा, देखो ने मैंने कहीं धारा की डायरेक्शन बनाई है। तो ओरस्टेड ने सबसे पहला जो प्रैक्टिकल किया वो ये किया कि जब उसने पूरा उपकरण सब सेट करके रखा और स्विच ऑन नहीं किया। स्विच ऑन नहीं करने का मतलब क्या है कि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो उसने ये देखा कि जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। तो आपको यहां पर एक पॉइंट लिखना है कि जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। और चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है अर्थात विद्युत धारा की अनुपस्थिति में चालक तार के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। यह पॉइंट आपको नोट करना है भाई।
अब देखो, चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है कि क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि आसपास कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ होगा। और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हुई है, तो इस कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप भी नहीं आया। यह पहला ऑब्जर्वेशन था ओरस्टेड का। अब ओरस्टेड ने क्या किया, चालक तार में धारा प्रवाहित की गई, कि अब देखते हैं कि धारा स्विच ऑन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो सेकंड पॉइंट, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सेम सेटअप वही है, एक बैटरी से जोड़ दो, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, और यह हो जाएगा आपका चालक तार ए बी, और यहां पे रख दो एक मैग्नेटिक नीडल, जो आपको क्या देगी, विक्षेप देगी। एस एन डायरेक्शन लेके चल रहा हूं मैं। अब देखो, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहां पर लगाया डॉट, उसने क्या लगाया भाई, डॉट। डॉट का मतलब अब धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी, किस दिशा में, बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होगी, आई। तो देखो, चुंबकीय सुई ऐसे रखिए, इसका मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो धारा की दिशा देखो किस तरफ है भाई, धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो रही है। तो अभी हमने स्नो का नियम पढ़ा कि ये चुंबकीय सुई किस तरफ विक्षेपित हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन की ओर विक्षेपित हो जाएगी। अगर आप इसको बनाना चाहो ऐसे, तो ये किस तरफ विक्षेपित हो जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो ओरस्टेड ने किया वो ये किया कि जब सेटअप पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कुंजी में डॉट लगाया जाता है, तो परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। और चुंबकीय सुई में विक्षेप आया, इसका मतलब क्यों आया, आसपास में कहीं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसी कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप आया है। तो सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। अब किस दिशा में विक्षेप आता है, तो अभी आपने स्नो का नियम पढ़ा कि जब किसी चालक तार में साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल है वो किस तरफ विक्षेपित हो जाएगा, पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट लिख सकती हो। अब ओरस्टेड के दिमाग में और खुजली चली कि चलो नहीं प्रवाहित हुआ, विक्षेप नहीं आया, धारा प्रवाहित करते ही विक्षेप आ गया, लेकिन क्या धारा की दिशा बदल के देखूं क्या कि विक्षेप में क्या परिवर्तन आता है। तो तीसरा पॉइंट क्या देखा ओरस्टेड ने, क्या किया कि जब चालक तार में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, देखो विपरीत दिशा में होता है तो क्या होता है, वही बैटरी लेनी है आपको, चालक तार, कुंजी, धारा नियंत्रक, सेटअप आपको ध्यान रखना है, ए बी। यहां पे उसने मैग्नेटिक नीडल ली थी, ये चुंबकीय सुई है, ये एस, ये एन। देखो उसने लगाया डॉट, सॉरी, धारा की प्रवाह विपरीत कर दी उसने, क्या कर दी, धारा की दिशा विपरीत कर दी, ये बी, ये आर एच। अब की बार देखो उसने क्या किया, पहले वाली में देखो धारा के प्रवाह की दिशा क्या है, बैटरी का धन टर्मिनल इधर है तो साउथ से नॉर्थ की ओर। दूसरे में उसने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल बदल दिए अगले पॉइंट में कि इसको चेंज करके देखता हूं कि क्या विक्षेप में कोई परिवर्तन आता है क्या। तो जैसे ही ओरस्टेड ने क्या किया, बैटरी का टर्मिनल चेंज किया, कुंजी में डॉट लगाया, तो धारा प्रवाह तो होगा, लेकिन अब की बार धारा प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा रे, प्लस से माइनस की ओर। तो क्या इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा धारा प्रवाह, देखो धारा प्रवाह पिछले के विपरीत हो गया है, नहीं हो गया, इसमें इधर प्रवाहित हो रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन इसमें अब की बार किस तरफ हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो उसने यह देखा कि जैसे ही
विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है, चुंबकीय सुई में विक्षेप की डायरेक्शन भी परिवर्तित हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कैसे? इसमें जब धारा प्रवाह साउथ से नॉर्थ की तरफ था तो चुंबकीय सुई किस तरफ विक्षेपित हो रही थी? पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन उसने अपने तीसरे प्रेक्षण में यह देखा कि जब धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। अर्थात यदि परिपथ में धारा नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव ईस्ट यानी पूर्व दिशा में विक्षेपित हो जाता है। ये 3 प्रेक्षण ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में किए थे। पहला प्रेक्षण क्या है? अगर रिजल्टेंट एज ए हेडिंग ऐसे कि ओरस्टेड द्वारा किए गए प्रयोग के प्रेक्षण, इसमें पहला पॉइंट, जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। दूसरा, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, जिसका कारण यह है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तीसरा पॉइंट, जब चालक तार में पहले वाली स्थिति के ठीक विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा उसके पहले वाली स्थिति के ठीक विपरीत आपको प्राप्त होती है। ये 3 ऑब्जर्वेशंस उसने किए थे और इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। ओरस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष देखो क्या निकाले थे। पहला पॉइंट, जब चालक तार, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट यह कहता है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, तभी क्या आएगा? चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा। पहला पॉइंट तो यही समझ गए होंगे आप। दूसरा देखो, तार में धारा की प्रबलता बढ़ाने पर, तार में धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ती है। यानी देखो, मान लो पहले चालक तार में 5 एंपियर की धारा प्रवाहित हुई तो चुंबकीय सुई में विक्षेप ऐसे धीरे से आया, मान लो। अब मैंने तार में 10 एंपियर की धारा प्रवाहित की तो देखो चुंबकीय सुई में विक्षेप क्या आएगा? झटके से आएगा। और ज्यादा की तो और तेजी से विक्षेप आएगा, और ज्यादा, और तेजी से, और तेजी से। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय सुई में विक्षेप तेजी से आ रहा है। क्यों आया भाई? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की कहीं प्रबलता बढ़ी होगी, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हुआ होगा तो उसी के कारण तो विक्षेप ज्यादा आएगा। तो ओरस्टेड ने यह कहा कि तार में धारा की प्रबलता अगर बढ़ाते हो, धारा ज्यादा करते हो तो चुंबकीय सुई में विक्षेप तेजी से आता है, जो यह बताता है कि कहीं ना कहीं धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ी है। प्रबलता का मतलब ज्यादा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो, धारावाही चालक के कारण स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तार से प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। तार के समीप अपेक्षाकृत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि प्रेक्षण बिंदु की तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। देखो इस पॉइंट को समझते हैं। मान लो आपका जो चालक तार है वो यहां पर है, आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या नहीं होगा? मान लो इस एरिया में क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जो धारा प्रवाह है उसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो धारा कहां प्रवाहित हो रही है? इस चालक तार में प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है? समझने के हिसाब से मैथमेटिकली तो फिर आप जानते ही हो, इसको आप मैं एक तरीके से और समझा देता हूं। आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है या नहीं होता है? यानी बिंदु आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है या नहीं होती जाती है? सेम यही चीज यहां पर है कि इस चालक तार के आसपास का जो लगभग जितना नजदीक एरिया है उसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाएगी। सेम ऐसे जैसे विद्युत क्षेत्र में आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र प्रबल ज्यादा होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रबलता कम होती जाती है। तो यहां पर ये जो तार होगा इसके नजदीक जो भी पोर्शन है
वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, और जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाएगी, और फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक चालक तार के चारों ओर का लिमिटेड एरिया होगा जिसको अभी नाम देंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो फिक्स है। जैसे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का गुरुत्वीय क्षेत्र फिक्स होता है, किसी भी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फिक्स होता है। ये तो है नहीं कि आवेश है तो अब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसका विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी प्रबलता के आधार पर चारों तरफ एक फिक्स एरिया होता है जहां तक ही उसका प्रभाव होता है। इसी तरीके से चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका भी एक क्राइटेरिया है, जिसमें तार के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रबलता कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, तार में प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होने पर, किस तरफ? दक्षिण से उत्तर की ओर होने पर, अभी आपने स्नो का नियम, इसीलिए मैंने नियम पहले लिखा है, दक्षिण से उत्तर की ओर होने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किस ओर विक्षेपित होगा? भाई पश्चिम दिशा में विक्षेपित होता है, और जबकि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होने पर उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व दिशा में विक्षेपित होता है। ये अभी हमने स्नो के नियम से भी देखा था। इस प्रकार धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अभी जस्ट प्रैक्टिकली किया है, इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ है तब वेस्ट डायरेक्शन में विक्षेप आएगा, और जब नॉर्थ से साउथ है तो ईस्ट डायरेक्शन में विक्षेप आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, धारावाही तार के ऊपर तथा नीचे स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। देखो ध्यान रहे, चालक तार के ऊपर चुंबकीय सुई आप ऊपर रख रहे हो या नीचे रख रहे हो। अगर आप चुंबकीय सुई को ऊपर रख रहे हो और साउथ से नॉर्थ की ओर, अभी स्नो का नियम क्या है, इसीलिए उसमें ओवरवर्ड आया है, ऊपर रखते हो तो नॉर्थ किस तरफ होगा? पश्चिम दिशा में। अब इसी को उल्टा क्या है, अगर आप चुंबकीय सुई को चालक तार के नीचे रखते हो तो नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में विक्षेपित होगा? पूर्व दिशा में विक्षेपित होगा। तो ध्यान रहे, धारावाही चालक तार के ऊपर तथा नीचे स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर क्या होती है? हमेशा विपरीत होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। भाई जैसे मान लो ये चालक तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में ऐसे है मान लो, तो नीचे कैसे होगा? इस तरफ होगा, यानी ठीक विपरीत होगा। तार के ऊपर और नीचे ठीक क्या होता है? विपरीत होता है। यह था भाई आपका ओरस्टेड का प्रयोग। इसका मतलब यह हुआ कि ओरस्टेड ने समझाना क्या चाहे, इन्होंने एक विद्युत धारा का इफेक्ट समझाना चाहे कि आप अभी तक ये सोचते हो कि चुंबकीय क्षेत्र किस वजह से आ सकता है? चुंबक के कारण आ सकता है। तो ये तो सबको ही पता है कि चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र देती है, लेकिन चुंबक के अलावा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, और वो किसके कारण? अभी हमने ओरस्टेड का प्रयोग देखा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने पास चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को समझाने के लिए ओरस्टेड ने प्रयोग किया, और इसके आधार पर एक कंक्लूजन निकल के आता है जिसको आप बोलते हो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा बहुत सारे प्रभाव दर्शाती है, जैसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऐसे ही एक इफेक्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो ये कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी घटना या इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो होप अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा का पूरा ओरस्टेड प्रयोग इसी कंक्लूजन को देने के लिए किया गया था। क्लियर है? यह होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब एंटर होते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर विद्युत क्षेत्र पढ़ा आवेश के चारों ओर, तो यहां पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? देखो, किसी धारावाही चालक अथवा चुंबक के चारों ओर वे क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो चुंबक, आपने देखा होगा जैसे आपके पास दो चुंबक हैं, उनसे आपने गाड़ी चलाई होगी बचपन में, उसको चेंज करके पोल चेंज करके देखा तो एक बार आकर्षण हो रहा है, दूसरी तरफ प्रतिकर्षण हो रहा है। ये प्रैक्टिकली आपने किया होगा। अब देखो मुझे ये बताओ, जैसे मान लो यहां पर एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव, और ये एक चुंबक है इसका एस पोल है ये।
तो इनमें आकर्षण होता है। अगर मैं ये लूं कि ये नॉर्थ पोल है और इसका भी ये नॉर्थ पोल है, तो आपने देखा होगा जैसे यहां पर चुंबक है, यहां पर इसको जैसे जैसे पास लाओगे कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस तक आते ही एक ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे मान लो यहां पास लाया तो अब इसमें है ना थोड़ा प्रतिकर्षण, ये आगे खिसकने लग जाएगी, प्रतिकर्षण, ये आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ रे, हुआ ये कि ये जो चुंबक थी इसके चारों तरफ एक एरिया है जिसमें इसके चुंबकत्व का और इसके चुंबकत्व का प्रभाव महसूस किया जा सके। यानी इसके चारों तरफ भी क्या होगा, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ भी क्या होगा, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र। जब तक ये दूर है, एक दूसरे के प्रभाव में नहीं आ रहे, तब तक दोनों पर कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की सीमा में आएंगे एक दूसरे की में, इनमें क्या लगने लग जाएगा, प्रतिकर्षण, या अगर अपोजिट है तो क्या लगने लग जाएगा, आकर्षण। इसका मतलब यह हुआ कि चुंबक के चारों ओर एक एरिया है या नहीं है जिसमें उसके चुंबकत्व के गुण को या उसके द्वारा लगने वाले चुंबकीय बल को महसूस किया जा सके। सेम ऐसे ही किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा तो यह धारा की प्रबलता पर डिपेंड करेगा। तो इसके चारों तरफ एक एरिया है जिसमें आप यदि किसी जैसे मैग्नेटिक नीडल को लेके घूमो, तो जैसे आपने वो देखा है क्या, जैसे आजकल वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया है ना कि जमीन के अंदर पानी बताना है, तो एक वो मशीन आती है, उसमें वो डिफ्लेक्शन आता रहता है कि यहां पर लेके घूमे, अच्छा यहां पर उसमें विक्षेप आया, मतलब यहां पानी है। सेम ऐसे ही क्या है कि एक चालक तार में धारा प्रवाहित करो, धारा प्रवाहित करोगे तो ये तो डेफिनेट हो गया कि उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आपके पास चुंबकीय सुई है, उसको लेके घूमो चारों तरफ ऐसे वैसे वैसे वैसे, जहां जहां विक्षेप आ रहा है उस पॉइंटों को नोट करोगे तो आपको एक क्षेत्र नजर आएगा, और उसके बाहर जाओगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आएगा, उसके अंदर आओगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा। तो उसको, उस एरिया को हमने क्या नाम दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक तो, क्योंकि धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो यह भी चुंबकीय क्षेत्र देता है और चुंबक तो देती है, ये आप सब जानते ही हो। तो किसी धारावाही चालक अथवा चुंबक के चारों ओर वे क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसको हमने क्या नाम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला पॉइंट देखो, किसी बिंदु पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार उस बिंदु पर भिन्न भिन्न धारावाही चालकों अथवा चुंबकों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि होती है जिसे बी वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं। किससे दर्शाओगे भाई, बी वेक्टर। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाओगे, बी वेक्टर से दर्शाओ। देखो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, इसका मतलब उसकी दिशा होगी। अब मान लो मैंने एक चुंबक इधर रख दी, एक चुंबक इधर, एक चुंबक एक धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करके इधर रख दिया, ऐसा बहुत सा जमेला खड़ा कर दिया मैंने चारों तरफ। यहां पर एक पॉइंट लिया, मैंने कहा इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो आप कहोगे सर इधर वाली चुंबक भी इस पर चुंबकीय, इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पर होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण, चारों तरफ जितना भी आपने चुंबकें या धारावाही चालक तार रख रखे हैं धारा प्रवाहित करके, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सभी के कारण होगा या नहीं होगा। अब सभी के कारण होगा तो इसको हम नाम देते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा है कि जैसे बलों के लिए आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि किसी एक बिंदु पर कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। उसी तरीके से उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र सभी धारावाही चालक तारों या सभी छड़ चुंबकों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है। धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संबंध बताने वाले कुछ नियम हैं। ये नियम देखो, मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई दर्शाते हैं तो वो है ये नियम। अगर ये नियम समझ में आ गए ना तो ऐसे मान लो 50% मैग्नेटिज्म समझ में आ गई, चुंबक तो समझ में आ गए। तो देखो अभी हमने ये देखा कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसका मतलब यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
होगी, क्योंकि सदिश राशि है तो होगी। इससे पहले हमने जस्ट एक पॉइंट ये देखा कि चालक तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है, नीचे चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पर डिपेंड करती है? धारा की दिशा पर, कि भाई धारा की दिशा कैसे हो रही है उसके कारण चुंबकीय, क्योंकि ओरस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के अकॉर्डिंग बात करें तो साउथ से नॉर्थ था, तब विक्षेप किधर आ रहा था? वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम में। लेकिन जैसे ही धारा की दिशा बदली तो सुई के विक्षेप की दिशा भी विपरीत होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इनको समझाने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो है दक्षिणी हस्त नियम। इसे और क्या बोलते हैं? देखो, इसे बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यह भी ध्यान रखना भाई, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यह दूसरा नाम है इसका। सिंपली इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिणी हस्त नियम। देखो ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखो, मान लो आपके पास ये एक धारावाही चालक तार है, मैंने इसमें धारा की प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह किया वो नीचे से ऊपर की ओर किया। अब मैंने अपने दाहिने हाथ से, ये कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है, इससे इसको इस प्रकार से पकड़ा कि मेरा जो अंगूठा है वो इसमें धारा प्रवाह की दिशा में, देखो धारा प्रवाह की दिशा क्या थी? नीचे से ऊपर की ओर। अंगूठा भी किस तरफ है? नीचे से ऊपर की ओर। तो अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। तो अपने दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां, देखो ये किस तरफ मुड़ रही है? इस डायरेक्शन में मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है? तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। इस डायग्राम से और समझ सकते हो, ये अपना दाहिना हाथ है। देखो, ये एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा की दिशा किस तरफ है? ऊपर की ओर है। इसको इस प्रकार से पकड़ा तो अंगूठा किसकी दिशा को बता रहा है? धारा प्रवाह की दिशा को। तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो ऐसे मुड़ी हुई है या नहीं? इस तरीके से, देखो इस तरीके से मुड़ी हुई है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करेगी? बी वेक्टर को व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो कहीं भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो अपना दाहिना हाथ उठाओ, उस चालक तार को इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब आप ये कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, मान लो ये आपका धारावाही चालक तार है और इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो नियम यही लगाना है। देखो, अंगूठा इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा किस तरफ रहना चाहिए? धारा की दिशा में। तो देखो, अब की बार जो मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन है वो इस तरफ है या नहीं है? देखो ऐसे, अब की बार इस तरफ है। अगर मान लो धारा की दिशा ऐसे है, ऊपर से नीचे की ओर, तो अंगूठा किसको बताएगा? धारा की दिशा को। तो देखो, मुड़ी हुई अंगुलियां अब की बार इस तरफ है या नहीं है? अगर इस तरफ थी तब हम, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी या नहीं होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? घड़ी की दिशा में। तो धारा की प्रवाह की दिशा बदली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। यह पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। सेकंड आता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी इसको बोलते हो। स्क्रू आपने सबने देखा होगा। अगर ये नियम याद है ना तो ये मैकेनिक जो होते हैं या आप मिस्त्री बनते हो ना कई बार घर पे, तो ये बहुत काम में आने वाली चीज है भी। कई बार आपने देखा होगा आप स्क्रू को कसने की बजाय खोल देते हो या खोलने की बजाय ज्यादा कस देते हो, क्योंकि आपको ये नियम पता नहीं था। तो आज ये आपको नियम सीखना है। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणावर्त पेंच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखो, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। यदि आपका स्क्रू हमेशा क्लॉकवाइज कसा जाता है, आपको पता हो तो। अगर आप क्लॉकवाइज उसको कस रहे हो घड़ी की दिशा में तो स्क्रू आगे जाएगा या नहीं आ जाएगा? जैसे देखो, ये मेरे पास स्क्रू है, मैंने इसको कसना स्टार्ट किया तो कैसे कसूंगा? ऐसे ही कसूंगा या नहीं कसूंगा? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त डायरेक्शन।
ए से कसूंगा तो ये आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आगे जाना अगर धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो अब मेरा अंगूठा इसके साथ कैसे घूम रहा है या स्क्रू कैसे घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच धारा की दिशा में आगे बढ़े तो घुमाने की दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। देखो इसमें जैसे मान लो ये ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगी धारा की दिशा। देखो ऐसे कस रहे हो इसको, तो ये आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, कसोगे तो अरे कसोगे तो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में आगे कस रहे हो तो ये धारा की दिशा, तो देखो इस तरफ क्या हो जाएगी, चुंबक जो घुमाने की दिशा होगी ऐसे वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। तो सेम इसी नियम के आधार पर भी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हो। तीसरा नियम आता है वृत्तीय धाराओं के लिए, यानी कई बार ये तो सीधे तारों के लिए था कि यदि धारा की दिशा सीधी इधर हो, ये भी केस सीधी इधर हो, लेकिन अगर कोई वृत्तीय तार है, अब आपको पता है वृत्तीय तार में धारा की दिशा सीधी तो होती नहीं है, वर्ताकार रूप में होती है, तो वहां पर कौन सा नियम लगता है, तो वहां पर लगता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है वृत्तीय तार के लिए, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ को इस प्रकार से मोड़ा जाए कि उंगलियां वृत्तीय तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। अभी जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा है ना हमने पहला, उसी का रूप है। उसमें क्या था, अंगूठा किसको बता रहा था, धारा की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को। अब इसमें ये क्या लोगे आप, विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। देखो ये मान लो मेरा दाहिना हाथ है इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ताकार तार है, क्या है, ये एक वर्ताकार तार है जिसमें धारा की दिशा ऐसे है, इस तरीके से। देखो इधर से ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे ऐसे है, तो बताओ उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी जिस तरफ अंगूठा होगा। आया समझ में। वृत्तीय तार में अगर धारा की दिशा ऐसे, मुड़ी हुई अंगुलियां अगर धारा की, देखो ये तार है इसमें धारा की दिशा ऐसे है मान लो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेगी, तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। अगर मान लो तार में धारा ऐसे है, तो अगर इस तरफ से है तो मैं ऐसे लूंगा अंगूठा कि ऐसे है धारा की दिशा ऐसे, तो देखो अंगूठा किस तरफ है, इस तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। यह नियम है वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये कुछ नियम है जिनके आधार पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हो। अब आपका आता है एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, लोरेंज बल, लोरेंज फोर्स। देखो लोरेंज फोर्स क्या कहता है कि माना कि कोई आवेश है Q, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B वेक्टर। दोनों की उपस्थिति में V वेक्टर वेग से गतिमान है, तो इस बिंदु आवेश Q पर दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको एक चीज बताई कि यदि आपके पास कोई आवेश है वो है गतिमान, और गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो मान लो आपके पास कोई आवेश Q है और वो V वेक्टर वेग से गति कर रहा है, लेकिन उसके कारण जो उत्पन्न क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में यदि वो गतिमान है तो उस पर बल कौन से लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ओनली विद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो आप कहोगे सर विद्युत बल लगता है, E बराबर F बटा Q, तो F बराबर QE, ठीक है। मैं कहूं ओनली चुंबकीय क्षेत्र में तो आप कहोगे जैसे विद्युत बल लगता है वैसे चुंबकीय बल भी तो लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन दोनों ही है तो दोनों को जोड़ दो। तो देखो लगने वाला गतिमान है तो इस बिंदु आवेश Q पर दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल F वेक्टर बराबर क्या होगा, F वेक्टर किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी विद्युत बल प्लस क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल, दोनों के योग के बराबर होगा। अब देखो F वेक्टर बराबर क्या होता है, आपको पता है विद्युत बल यदि आवेश Q है तो और विद्युत क्षेत्र E है तो क्या होता है, Q E वेक्टर होता है या नहीं होता है, सबको पता है विद्युत बल कितना होता है, Q E वेक्टर, प्लस चुंबकीय बल जो होता है वो होता है, वही फॉर्मूला ध्यान रखना है, Q
वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी आगे और इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी एक बार के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखो कि विद्युत बल तो कितना लगेगा उस पर क्यू ई वेक्टर, और चुंबकीय बल कितना लगेगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके पास फॉर्मूला आया है भाई लॉरेंज बल का। किसका आया है? लॉरेंज बल। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही लॉरेंज बल कहा जाता है। इसे ही लॉरेंज बल कहा जाता है, क्योंकि ये रिलेशन एक साइंटिस्ट है लॉरेंज, उन्होंने दिया, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या होता है कि यदि कोई आवेश q v वेक्टर वेग से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? विद्युत बल F वेक्टर विद्युत प्लस चुंबकीय भी लगाएगा तो F वेक्टर चुंबकीय। विद्युत बल का फॉर्मूला आपके पास होता है q e वेक्टर होता है प्लस चुंबकीय बल होता है वो होता है q v वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों को जोड़ोगे तो एफ वेक्टर आ जाएगा। अब देखो इसको और अन्य रूप में कैसे लिख सकते हो? अगर अन्य रूप में लिखो तो एफ वेक्टर बराबर देखो क्यू कॉमन आ जाएगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हो। इसमें यहां पे क्या आ जाएगा भाई? कॉमन आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। इसे बोलते हैं लॉरेंज बल। इस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। होप समझ में आ गया होगा। अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो ये सीधा सा क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज सूत्र, लॉरेंज बल का फॉर्मूला लिखो, तो सीधा सीधा ये है। दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दोनों को जोड़ना, ध्यान रहे वेक्टर फॉर्म में है ये। अब देखो, अब इनका पोस्टमार्टम करते हैं अलग अलग तरीके से। ये तो पहले हमने लिख दिया टोटली, अब इनका अलग अलग तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। कि पहला आपको कि जब कोई आवेश Q है, यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में गतिमान हो तो उस पर कौन सा लगता है भाई? विद्युत बल भी लगता है और चुंबकीय बल भी लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लगने वाले विद्युत बल की। किसी आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर द्वारा आरोपित विद्युत बल, तो आप सबको पता है कि ई वेक्टर बराबर हमने पढ़ा है एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो एफ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? क्यू ई वेक्टर। सबने ये पढ़ रखा है पीछे। ये कौन सा हो जाएगा? विद्युत बल। ई से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सा बल है भाई? विद्युत बल होता है। तो यदि कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर द्वारा ई वेक्टर में है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होने वाला है? F इज इक्वल टू क्यू ए वेक्टर। ये होने वाला है। दूसरा, आगे दूसरा कौन सा है? चुंबकीय बल। दोनों मिलकर ही तो लॉरेंज बल बनाते हैं। तो विद्युत बल तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। मेन अपना इस चैप्टर में पढ़ना है आपको चुंबकीय बल। देखो चुंबकीय बल क्या होता है? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेश पर एक बल आरोपित होता है, जिसे क्या बोलोगे? चुंबकीय बल। अब कोई खास डेफिनेशन नहीं। अगर मैं कहूं कि विद्युत बल क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल क्या होता है? विद्युत बल। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करेगा तो उस पर जो बल लगेगा उसको क्या कहोगे? चुंबकीय बल। सिंपल सी डेफिनेशन। चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के गति की दिशा के दोनों के लंबवत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आगे इसको नियमों के आधार पर समझेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज आप ये समझ लो कि जो चुंबकीय बल होता है उसकी दिशा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के गति की दिशा के हमेशा क्या होगी? लंबवत होगी। जैसे मान लो कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, वो है मान लो x डायरेक्शन में बी वेक्टर, और कण गति कर रहा है v वेक्टर वेग से y डायरेक्शन में, तो 100% ये तय है कि इस पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो किस डायरेक्शन में होगा? z की तरफ होगा। यानी चुंबकीय बल की दिशा हमेशा किस तरफ होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और कण के गति की दिशा यानी वेग की दिशा के हमेशा क्या होने वाली है? लंबवत होने वाली है। क्यों होने वाली है इसका अभी मात्र कुछ सेकंड के बाद रीजन दूंगा आपको। कि यदि q कूलाम आवेश का आवेशित कण v वेक्टर वेग से, तो इसको मिटा देता हूं मैं, v वेक्टर वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में
गतिशील है तब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, हम मान रहे हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल लग जाएगा F बराबर क्यू ही, लेकिन मान लो विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कौन सा लगेगा, चुंबकीय बल। तो आवेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल होता है, ये होता है F वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चुंबकीय बल कितना होगा, F वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो ये आता कहां से है, इसका भी है प्रोसेस, लेकिन उतना आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर ये आया कहां से, तो ये ऐसे कहता है कि लगने वाला चुंबकीय बल है वो आवेश Q के समानुपाती होता है, वेग के लंबवत घटक के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। इनको साथ में लिखते हो तो क्यू वी बी क्रॉस आता है। देखो एक मिनट में बता देता हूं आपको कि माना कोई आवेश Q है, वो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील है कोई आवेश Q, तो यह कहता है कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं और इसमें जो आवेश Q गतिमान है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कौन सा घटक लेना है आपको, हमेशा लंबवत घटक। कौन सा लेना है, लंबवत घटक। तो V साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबवत क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा चुंबकीय बल वेग की दिशा के क्या होता है, लंबवत। इनको साथ में लिखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां से प्रोपोर्शनल चिन्ह के आता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर प्रैक्टिकली देखा गया है कि के की वैल्यू 1 होगी तो F बराबर आता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो, क्रॉस को साइन थीटा को क्रॉस के फॉर्म में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये मैंने आपको समझाया है कि ये आता कहां से, लेकिन आपके सिलेबस में ये पूरी डिटेल्ड नहीं है। आप तो डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखो कि चुंबकीय बल कितना लगने वाला है, एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मुझे एक चीज बता दो लाडलों की, बात आती है जहां कहीं पे भी क्रॉस की। 11th क्लास वेक्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वेक्टर में एक चीज आपने देखी होगी कि जहां कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणन होता है, तो सदिश गुणन से प्राप्त जो राशि होती है वो हमेशा जिन दोनों राशियों का सदिश गुणन होता है उनके तल के क्या होती है, लंबवती होती है। तो देखो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इससे क्या मिल रहा है, एफ। तो एफ हमेशा इन दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। और वही चीज ये पॉइंट बता रहा है कि चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वी वेक्टर यानी कण के गति की दिशा के हमेशा क्या होगी, लंबवत ही होगी। ये चीज आपने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ी होगी, वेक्टर वाले चैप्टर में। अब देखो और इसको डिटेल में समझते हैं आगे नियमों के आधार पर, लेकिन उससे पहले शून्य बल कब होगा, यानी शून्य चुंबकीय बल होने के क्या क्या चांसेस है। मुझे बताओ भाई, चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या आया, आप कहोगे एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, बिल्कुल आया। इसको अगर मैं लिखूं तो एफ वेक्टर बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप लिख सकता हूं, और जहां पर एन कैप क्या है, जहां एन कैप एफ वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, एफ वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताने के काम में आता है। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, क्यू वी बी साइन थीटा लिखूंगा। ये आ गया आपके परिणामी रूप में चुंबकीय बल। अब आप इसको जीरो करना चाहते हो तो देखो जीरो कब कब हो सकता है। पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि Q बराबर 0 हो तो, यदि Q 0 हो तो देखो F बराबर 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यदि मैं कहूं Q 0, Q का मतलब क्या है, यदि कण हो वो कैसा हो, उदासीन,
और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, यदि कण उदासीन हो, उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो बिना चार्ज चुंबकीय बल नहीं आने वाला है। तो अगर Q को 0 करोगे तो F क्या हो जाएगा, 0। दूसरा, यदि V 0 हो, क्या 0 हो भाई, V 0 हो तो V का मतलब क्या हुआ है कि जब आवेश गति नहीं कर रहा हो, वेग 0 का मतलब क्या है, गति नहीं कर रहा हो, गति का मतलब गति नहीं कर रहा मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब विद्युत क्षेत्र, नॉट चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जब आवेश स्थिर होता है तो ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। तो जब आवेश स्थिर होता है तो वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, 0। क्या विद्युत क्षेत्र 0 आता है, नहीं। तीसरा, यदि B बराबर 0 हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो चुंबकीय बल तो आने के कोई चांसेस वैसे ही नहीं है। चौथा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री व 180 डिग्री हो, यानी थीटा कितना हो, या तो 0 या 180। 0 देखो थीटा यहां पर किस किस के बीच में, थीटा है वो V व B के बीच का कोण है, V व B के बीच का कोण। आपसे पूछेगी ये थीटा कहां है रे, कौन सा है, तो V वेक्टर यानी आवेश के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो यदि थीटा बराबर 0 व 180 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हो, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या ठीक उसके विपरीत दिशा में गति करे, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो या तो मैं ठीक इधर गति कर रहा हूं या फिर उसके साथ साथ इसी दिशा में गति कर रहा हूं, तो थीटा 0 और 180 होगा। साइन 0 साइन 180 की वैल्यू रखोगे तो भी F क्या आने वाला है, 0। तो चुंबकीय बल शून्य कब हो सकता है, कब कब हो सकता है, Q बराबर 0 यानी कण उदासीन है, कोई आवेश नहीं, यदि V बराबर 0 यानी आवेशित कण स्थिर है, गतिशील नहीं है। यदि B बराबर 0 तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो चुंबकीय बल आने का कोई चांस ही नहीं रहता। और थीटा बराबर 0 या 180 यानी जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर दिशा में गतिशील हो, तब भी बल क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अब बात करते हैं ये जो आपका चुंबकीय बल आया है, इसकी दिशा आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आता है आपके दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखो, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से बल की दिशा सदैव वेग व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। ये तो हमने पीछे ही पढ़ लिया है कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा ही क्या होगी, लंबवत, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो हमेशा लंबवत ही होने वाली है। जबकि वेग व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा एंगल हो सकता है, ये परस्पर लंबवत तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से, मान लो ये एक समतल है, इसमें V वेक्टर इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, जिनके बीच में एक एंगल है थीटा, ऐसे मान लो ये रहा। देखो ये B वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये V वेक्टर, यानी आवेशित B वेक्टर इधर है, इसमें आवेशित कण एक एंगल थीटा पर गतिमान है, तो ये इनका एक तल बन गया या नहीं बन गया, तो हमेशा बल होगा वो क्या होगा, इनके ठीक है लंबवत होगा ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, B वेक्टर और V वेक्टर इधर है और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो चुंबकीय बल होगा वो हमेशा इनके क्या होगा, लंबवत, मैग्नेटिज्म के लिए मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरीके से 90 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि थीटा तो कितना ही हो सकता है, तो 90 भी हो तो भी ये क्या रहेगा, हमेशा लंबवत ही रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग 90 लंबवत भी हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन चुंबकीय बल हमेशा उनके क्या होगा, लंबवत ही होगा। क्लियर है, इस आधार पर आप चुंबकीय बल की दिशा निकाल सकते हो। फिर आता है सबसे पॉपुलर नियम, जिसके आधार पर आप चुंबकीय बल की दिशा निकालते हो, वो है FLHR। FLHR क्या है, ये कौन सा नियम आ गया, देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ का नियम। तो देखो आवेशित कण पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात की जा सकती है। देखो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि आप अपने बाएं हाथ को, यह है अपना बाएं हाथ, इसको इस प्रकार से फैलाएं कि आपके बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत हो। देखो आपको पता हो तो इसको बोलते हैं तर्जनी और ये होती है मध्यमा, ये परस्पर लंबवत हो। देखो ये परस्पर लंबवत है या नहीं है, इधर
इधर और इधर, ये तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो यहां पर जो अंगूठा होगा वो किसको दर्शाएगा? चुंबकीय बल को। तर्जनी है वो किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। और जो मध्यम में है वो किसको बताएगी? वेग की दिशा को। तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो कि इस नियमानुसार बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाया जाए कि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठा परस्पर लंबवत हो, तो बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, व मध्यमा वेग की दिशा को, आवेशित कण के वेग की दिशा को व्यक्त करें, तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो तर्जनी किसको व्यक्त करेगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर। और मध्यमा किसको व्यक्त करेगी? मध्यमा व्यक्त करेगी वी वेक्टर की दिशा को, वेग की दिशा को। और जो आपका अंगूठा होगा यह किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसके बेस पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चुंबकीय बल की दिशा आसानी से निकाल सकते हो, ऐसे करके। बढ़ते हैं आगे। अगला है, यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? अभी पीछे हमने शून्य बल तो कर लिया। अगर मान लो आवेशित कण की गति का मतलब वी वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है यानी बी वेक्टर के लंबवत है। अगर दोनों लंबवत है तो थीटा कितना हो जाएगा? अरे 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्योंकि थीटा वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ही होता है। तो आपको पता है एफ बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। और यदि थीटा 90 है तो वैल्यू यहां पे रखोगे तो एफ बराबर आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यह आ जाएगा क्यू वी बी। और यह हमेशा चुंबकीय बल की कैसी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि यदि कोई आवेशित कण Q है, वो v वेक्टर वेग से चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में गतिमान है, तो अधिकतम चुंबकीय बल के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो अधिकतम चुंबकीय बल के लिए आवश्यक शर्त यह है कि आवेशित कण के गति की दिशा अर्थात वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के कैसी होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। अर्थात थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90। तो बल हमेशा कैसा आता है? मैक्सिमम। और कितना आएगा? एफ मैक्सिमम बराबर क्यू वी बी आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। देखो आपको पता है एफ बराबर होता है भाई क्यू वी बी साइन थीटा। मुझे यह बताओ, ये जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है भाई? ये मात्रकहीन व विमहीन होता है। तो मात्रकों में और विमा में इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना है बी। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यहां से इस फॉर्मूले से अगर आपको बी निकालना है तो ये यूज कर सकते हो, बी बराबर एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब देखो इसमें से मैं किसको गायब कर दूं भाई? आप मात्रकों के हिसाब से इसको तो हमें कोई ध्यान में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? मात्रक ही। तो मात्रक के हिसाब से अपने को ध्यान में जो रखने वाली चीज है वो कौन सी है? एफ क्यू अपॉन वी। मुझे ये बताओ बी एफ का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर न्यूटन होता है। क्यू आवेश, आवेश का क्या होता है? कूलाम। वी होता है वेग, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो सेकंड कहां आ जाएगा? ऊपर। इसका मतलब मात्रक क्या हो गया भाई? न्यूटन इंटू सेकंड बटा कूलाम इंटू मीटर। और इसी को बोलते हैं टेस्ला। एसआई में क्या बोलते हैं? टेस्ला। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है भाई? टेस्ला, जिसको किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। या फॉर्मूले से एसआई क्या बन के आ गया भाई? न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू मीटर। यह भी एक मात्रक हो सकता है। या और देखो रे, मुझे यह बताओ, अगर इस सेकंड को मैं नीचे लेके आऊं, देखो यहां पे लेके आ रहा हूं, न्यूटन बटा कूलाम इंटू सेकेंड इंटू मीटर भी तो लिख सकता हूं।
सेकंड को नीचे लाओ, वापस लाओ ऊपर। ये क्या बन गया रे, कूलाम बटा सेकंड। तो आपको पता है ये बन गया एम्पियर। क्या बन गया, एम्पियर। आपको पता है I बराबर क्यू अपॉन टी, आई विद्युत धारा, एम्पियर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, कूलाम, टी क्या हो गया, समय सेकंड। अरे भाई, कूलाम अपॉन सेकंड को क्या लिख सकते हो, एम्पियर। तो इसका मतलब एक अन्य मात्रक और क्या आ गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये भी एक पॉपुलर मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक सीधा सा पूछे तो टेस्ला तो होता ही है, उसके साथ में 1 टेस्ला बराबर, ये भी तीनों बराबर ही होते हैं, एसआई में ही होते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू मीटर और न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब बात आती है एक टेस्ला जी क्या है, टेस्ला। देखो टेस्ला क्या है, टेस्ला नाम सुनते ही किसकी याद आती है आपको, टेस्ला कंपनी। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क, उसकी कंपनी का नाम भी क्या है, टेस्ला ही तो है। टेस्ला क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बढ़िया आदमी थे, गुजर गए। तो गुजरने के बाद तो वैसे सारे ही बढ़िया होते हैं, लेकिन ये फिर भी बढ़िया आदमी थे। देखो एक टेस्ला क्या होता है, एक टेस्ला, अगर मैं आपसे कहूं बी बराबर एफ अपॉन क्यूवीबी साइन थीटा आपके पास है, बिल्कुल है। अगले पेज पर मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको। एफ बराबर है क्यूवीबी साइन थीटा, निकालना है बी तो बी हो जाएगा एफ अपॉन क्यूवी साइन थीटा। मुझे बी लेकर आना है एक टेस्ला। क्या लेके आना है भाई, एक टेस्ला। इसका मतलब इन सबको एक करना पड़ेगा। कैसे, अगर बल को मान लू 1 न्यूटन, ठीक है, Q को मान लू 1 कूलाम, V को मान लू 1 मीटर पर सेकेंड, और इसको ए करना है तो बताओ साइन थीटा में एक ही वैल्यू कब होती है रे, जब थीटा कितना हो 90, तो साइन 90 की वैल्यू भी 1। तब मेरे पास क्या आ जाएगा रे, एक टेस्ला आएगा या नहीं आएगा। इसी के बेस पर डेफिनेशन देंगे। देखो यदि एक कूलाम का आवेश, समझते जाओ साथ साथ, एक कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे। देखो थीटा 90, लंबवत कितने वेग से, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे, और आवेश पर 1 न्यूटन का लोरेंज बल कार्य करे। कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का लोरेंज बल कार्य करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी कहलाती है, 1 टेस्ला, या चुंबकीय क्षेत्र कितना कहलाता है, 1 टेस्ला कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को मैथमेटिकली फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी से भी जाना जाता है, जैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कहते हो। तो इस आधार पर आप 1 टेस्ला की डेफिनेशन बना सकते हो। अब बढ़ते हैं सीजीएस मात्रक की ओर। किस तरफ बढ़ते हैं वे, सीजीएस मात्रक की ओर। सीजीएस को जानने से पहले एसआई को एक बार वापस लिखते हैं। क्या था रे एसआई, टेस्ला था गुरुजी। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये था कूलाम इंटू मीटर। इसके अलावा क्या था रे, इसके अलावा भी था क्या, बिल्कुल था। क्या, न्यूटन इंटू, ऊपर तो कुछ नहीं था, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर था। कर दो रे सारों को कन्वर्ट सीजीएस में। टेस्ला को कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर सीजीएस मात्रक आता है गाउस। कौन सा आता है भाई, गाउस। विद्युत क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, गाउस होता है भाई, ध्यान रखना। गाउस साइंटिस्ट का नाम है। इसको अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो न्यूटन की जगह क्या आएगा रे, आप कहोगे सर डाइन आएगा, बिल्कुल आएगा। सेकंड की जगह सेकंड बट्टा, कूलाम की जगह आप कहोगे सर स्टेट कूलाम आएगा। सबको पता है आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। और मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये भी एक क्या बन गया भाई, मात्रक। या और इसको चेंज करो, न्यूटन की जगह सीजीएस में डाइन, एम्पियर की जगह सीजीएस में बायोट, इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर। ये आपने पीछे पढ़ा होगा सारा। मेनली अपने काम में आने वाली चीज क्या है, गाउस। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गाउस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन।
1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 10 की पावर 4 गाउस होता है। तो मेनली तो आपको गाउस ही ध्यान रखना है सीजीएस में, और 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 10 की पावर 4 गाउस। अब निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की विमा, तो निकाल लो, इससे ही निकाल लेते हैं। देखो, न्यूटन बल यानी m1 L1 T-2, ठीक है। एम्पियर मतलब खुद, ये तो राजा है खुद, मूल राशि है। मीटर मतलब L1, ऊपर जाएगा L1 से L1 कैंसिल, क्या बच गया रे? विमा में बच गया m1, और बचा T-2 और A-1। ये आ गई भाई चुंबकीय क्षेत्र की विमा तुम्हारे सामने। यही है, बिल्कुल यही है भाई। m1 L1 T-2, A की A1, M की M1, L1 से L1 कैंसिल, M1 L0 T-2 A-1। ये हो गई आपके चुंबकीय क्षेत्र की विमा। अब है आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके विद्युत धारावाही चालक के कारण विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। यह टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक अभी जो हमने पढ़ा है इसमें पूरा एक एक पॉइंट बिल्कुल नोट्स वाइज है। अच्छे से आपको पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, बढ़िया तरीके से समझना है। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आराम से लिख सकते हो, ताकि कल जो क्लास आए उसमें वो डाउट पहले से सोल्व किया जा सके और आगे फिर क्लास कंटिन्यू की जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।